लोकसभा के बाद आज और कल 2 दिनों तक राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा की शुरुआत करेंगी। सबसे आखिर में कल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सरकार की तरफ से जवाब देंगे और इस चर्चा में कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, अभिषेक मनु सिंघवी और आरजेडी से मनोज झा चर्चा में हिस्सा लेंगे। बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सदन में रहने को कहा है। तो बता दें कि संविधान को लेकर राज्यसभा में चर्चा होगी। लोकसभा में आपने देखा था ये चर्चा हुई थी 75 जब साल पूरा हुआ था। संविधान को लेकर प्रियंका गांधी विपक्ष की तरफ से उठी थी। उसके बाद से प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर नजर आए थे। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सबका जवाब दिया था और अब संविधान पर राज्यसभा में चर्चा 2 दिनों तक। और चलिए उत्तर प्रदेश के मथुरा से आपको खबर बताते चले। दरअसल मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे से जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच में यह सुनवाई होगी। विवादित परिसर की वीडियोग्राफी कराए जाने और ट्रायल शुरू किए जाने को लेकर यह सुनवाई होगी कि क्या वीडियोग्राफी कराई जानी चाहिए या फिर नहीं और ट्रायल शुरू किया जाना चाहिए या फिर नहीं। आज इन्हीं दोनों मसलों पर 2 बजे से इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस 2 मसलों पर जो याचिकाएं दी गई थी और 2 शिकायतें थी उस पर आज ये सुनवाई होगी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर ये विवाद है और जिसपे आज 2 बजे के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पर सुनवाई होनी है। 18 याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिस पर सुनवाई होनी है। शिव ही सत्य है। आज ये बात संभल को लेकर हो रही है क्योंकि जिस संभल में मंदिर मस्जिद को लेकर कुछ ही दिन पहले बवाल हुआ था उसी संभल में कब्जे में शिव मंदिर मिला है। अब वहां पर पूजा अर्चना हो रही है, रुद्राभिषेक यज्ञ हो रहा है, श्रद्धालु खुशी से झूम रहे हैं। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। संभल के दीपक सराय इलाके में मिले महादेव मंदिर के बाद अब वहां पर पूजा अर्चना शुरू हो गई है। 46 साल बाद जैसे ही कब्जा मुक्त कर मंदिर को खोला गया, हिंदू समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई। शिव मंदिर में रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन किया गया। अब दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर पर महंत भी नियुक्त कर दिए गए हैं जो रोज यहाँ पूजा करेंगे और मंदिर की जिम्मेदारी संभालेंगे। सुबह यहाँ 5 बजे से पूजा आराधना चल रही है। अभी रुद्राभिषेक हो चुका है। शाम को हनुमान जी बालाजी का चोला चढ़ेगा और संध्या कीर्तन चलेगा और हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ होगा यहाँ और कल हवन होगा यहाँ पर भगवान शिव का और माँ दुर्गा का और बहुत ही खुशी की बात है। भगवान प्रभु का मैंने पूरा अभिषेक किया है। अब चोला चल रहा है और प्रसाद वितरण किया जा रहा है। मैं आप सब लोगों को प्रसाद दे रहा हूँ। बहुत खुशी के साथ इस कार्य किया है। दर्शन करना है भगवान को। दर्शन किए, कितना आनंद आया? बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। सूचना मिली थी साहब 46 साल पुराना एक मंदिर खुला है तो लोग दर्शन करने के लिए सब लोग आ रहे थे तो हमने सोचा कि हम भी दर्शन करें यहाँ बाबा के दर्शन। यहाँ पे मंदिर निकला है, बहुत अच्छी बात है और पुराना है। रास्तों के परिवार रहते थे यहाँ पे 30-40, वो सब अपने अपने बेच के चले गए। यहाँ से मकान मंदिर रह गया है। लिहाजा यह मंदिर का उद्धार हुआ, आगे मंदिर का उद्धार हो, मंदिर में लोग बाग आते जाते रहे, ऐसा माहौल बने। प्राचीन शिव मंदिर के आसपास प्रशासन अतिक्रमण को हटा रहा है क्योंकि जिस मंदिर को 46 साल तक कब्जे में रखा गया उसके ऊपर लोगों ने घर बना लिए थे। बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। मंदिर के पास कूप से अतिक्रमण हटाया गया। कुएं से सटे एक मकान के अवैध बने गेट को भी हटाया गया। मंदिर के दीवार का रंग रोगन किया जा रहा है। इसके पुराने अस्तित्व में लौटाने के प्रयास के चलते ये खुदाई शुरू कर दी गई है। जेसीबी मौके पर पहुंची है और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्राचीन शिव मंदिर है उसके पास यहाँ पर कुआं था और कुएं को अब खोदा जा रहा है क्योंकि कल यहाँ पर स्लेब पड़ा हुआ था, स्लेब हटाया गया लेकिन अब इसकी खुदाई शुरू कर दी गई है एक बार फिर से। और इस खुदाई में जिस तरीके से पुराना अस्तित्व इसको लौटाने का प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा और अब जेसीबी यहाँ पर पहुंच गया है और आप देखेंगे
बुलडोजर यहाँ पर एक्शन मोड में है, बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है ताकि जो कुआं है वो अपने पुराने अस्तित्व में आ सके। और इसी को लेकर अब यहाँ पर दोबारा से एक बार बुलडोजर पहुंचा हुआ है और यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मंदिर की कहानी तो कई 100 साल पुरानी बताई जा रही है, लेकिन यहाँ रहने वाले हिंदू दंगे के बाद धीरे धीरे पलायन कर गए। प्रदीप कुमार वर्मा नाम के शख्स ने 1993 में पलायन किया और देवेंद्र रस्तोगी का परिवार सबसे आखिरी परिवार था जिसने 17 साल पहले यानी 2007 में यहाँ से पलायन किया था। इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर हिंदुओं के 95 वोट थे, लेकिन सब डर के कारण पलायन कर गए। हमारा घर यहीं था, पहले घुसते थे मोहल्ले, पहले हमारा घर था, हमारा घर पड़ता था। कितने साल रहे यहाँ लगभग? मेरी बाढ़ से यहीं की है, सन 52 की पैदाइश है। और कितनी उम्र रही होगी जब आपने छोड़ दिया यहाँ पे? 93 में चले गए हम, 52 और 93 लगा लिया आप साहब। 40 साल की उम्र चले गए, 45 साल की उम्र। तब उस दौरान मंदिर में दर्शन क्या करते थे आप? हाँ, मंदिर में पूरा मोहल्ला आता था, हम लोग क्या आते, सारे आते थे, कोई दिक्कत नहीं। कितना प्राचीन होगा ये मंदिर शिव? मेरे ख्याल 100-150 साल पुराना होना चाहिए। हमसे पहले ही बताते हैं लोग, हम तो देखते चले आने बराबर। 1978 में ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति हुई थी कि आपको पलायन करना पड़ा था? स्थिति ये हुई, एक एक करके सब लोग जाने लगे, चारों तरफ मॉडर्न एरिया हमारा, और दंगे चली रहे थे सब। मतलब 76 में हुआ, 78 में हुआ, 80 में हुआ, इसलिए मतलब एक एक करके सब लोग जाने लगे, तो हम भी चले गए यहाँ से। आपकी याद में कितने परिवार उस वक्त रहते होंगे जो पलायन? परिवार रहते होंगे लगभग। 95 वोट हमने अपने सामने डाले हैं। 95 मतलब यहाँ सोसाइटी में जहाँ रहते थे? हाँ, 95 वोटर थे हमारे यहाँ, बच्चे रहे। और अभी क्या स्थिति है? अब तो कोई परिवार नहीं है, लगभग सभी चले गए। ठीक पीछे जो आपके मकान है, यहीं आप रहते थे? यही हमारा मंदिर के सामने वाला मकान हमारे। तो कब आप लोग यहाँ से पलायन कर गए थे? हम 17 साल पहले गए थे यहाँ से। 17 साल पहले। वजह क्या रही? सबसे आखिर सब मोहल्ला खाली हो चुका था, धीरे धीरे निकल गए थे ना लोग बाग, तो सबसे आखिर में हमारा ही रह गया था, फिर हम भी निकल। खाली क्यों हो रहा था धीरे धीरे? बलवे होते रहे 78 में, 80 में, 82 में, तो धीरे धीरे लोग बाग निकलते चले गए। क्या उस वक्त डर का माहौल भी था? हाँ, डर का तो माहौल था ही, चारों तरफ मॉडर्न। संभल में मंदिर मिलने के बाद एक और जहां प्रशासन लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है, वहीं लोग मंदिर में पूजा अर्चना में जुटे हैं। मुरादाबाद से भी लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। उनका कहना था कि अब भगवान आजाद हुए हैं, हर सोमवार को दर्शन करेंगे। मुरादाबाद से हैं। हम यहाँ पर पहले कभी नहीं आए। हम पहले कभी नहीं आए, संभल में मुरादाबाद से। और हमें जब पता चला कल के यहाँ एक मंदिर का खुलासा हुआ है तो बहुत अच्छा लगा। आने के बाद फिर सुबह मन हुआ कि हम अपने प्रभु के दर्शन करें चल के, और यहाँ आने के बाद इतनी खुशी हुई कि वो पता नहीं कितनी खुशी हुई। संभल में सुरक्षा को लेकर पूरी रात पुलिस कर्मियों ने कैंप किया। खरगूसराय में शिव मंदिर के सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट पर पुलिस पिकेट लगाई गई। मंदिर की परिक्रमा को लेकर सटे मकानों को भी नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको मंदिर से सटा हुआ हिस्सा दिखाएं। जो सोर्सेज और जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो एरिया है ताकि मंदिर की परिक्रमा हो सके, इसको देखते हुए जल्दी यहाँ पर नोटिस भेजा जाएगा इन मकान मालिकों को, ताकि जो कार्रवाई है उसको अमल में लाया जा सके। और इस तरीके से आप देखेंगे कि अवैध निर्माण बना हुआ है, छज्जा बाहर निकला हुआ है, और मंदिर की परिक्रमा हो सके, व्यवस्थित तरीके से हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में माना जा रहा है कि इस पर भी कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही नोटिस भी सर्व किया जाएगा ताकि आम आदमी को सहूलियत मिले। ये कुआं है, कुएं को खोदने की और बात कही गई है ताकि और गहरा गड्ढा किया जाएगा और इसके जो मूल स्वरूप है उसमें लौटाने की कोशिश की जाएगी जिला प्रशासन द्वारा। यहाँ पे एक पीपल का पेड़ था, बताया जा रहा है ये भी जो कुएं से लगा हिस्सा है ये भी पूरी तरीके से अवैध है, इस पर भी कार्रवाई होगी। इसको लेकर अब जिला प्रशासन जो है वो बेहद सख्त है। पुलिस प्रशासन अपनी सुरक्षा व्यवस्था दे रहा है, जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और इसी कार्रवाई के दौरान 46 वर्ष बाद एक मंदिर मिला जिस पर अब पूजा अर्चना शुरू हो गई है, लोगों का आना भी यहां शुरू हो गया है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 संभल।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे खबर आपको बेंगलुरु के चर्चित इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस की बताते हैं, क्योंकि मुख्य आरोपी निकिता सिंघानिया की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। निकिता सिंघानिया ने गुजारा भत्ता दिए जाने के जौनपुर जिला कोर्ट के 29 जुलाई के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। निकिता की इस अर्जी में पति अतुल सुभाष को पक्षकार बनाया गया था। हालांकि अतुल ने पिछले हफ्ते खुदकुशी कर ली है। तो अतुल सुभाष केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकिता सिंघानिया की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह सुनवाई होगी। जौनपुर जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी और उसमें पति अतुल सुभाष को ही पक्षकार बनाया गया था, लेकिन अतुल ने पिछले हफ्ते ही खुदकुशी कर ली और आज उनकी अर्जी पर होगी सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर है और इस दौरान अमित शाह नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा करेंगे और प्रदेश में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सुबह 10 बजे जगदलपुर में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही शहीदों के परिवार और नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार से मुलाकात भी करेंगे। तो वहीं अमित शाह आज शाम 4 बजे रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने एक दिन पहले सरेंडर कर चुके नक्सलियों से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने 70 सरेंडर कर चुके नक्सलियों से सर्किट हाउस में बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने और विकास में योगदान देने की अपील की। नक्सल भाइयों को अपील करने आया हूं, करबद्ध अपील करता हूं, हथियार डाल दीजिए, मोदी जी का भरोसा करिए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए। अगर हथियार डाल देते हैं तो आपको समाज में पुनः प्रस्थापित करने की जिम्मेदारी हमारी है। मगर अब हम आपको इस क्षेत्र की मां दंतेश्वरी की भूमि की शांति में खलल नहीं डालने देंगे। हथियार डाल दिए, उनका स्वागत है और जो हिंसा करेंगे उनसे हमारे सुरक्षा बल 2-2 हाथ कर निपटेंगे। ये हमारा स्पष्ट निर्णय है। जम्मू कश्मीर से खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी को बड़ी नसीहत दे दी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी से कहा कि वो ईवीएम को लेकर अपनी शिकायतें करना बंद करें और चुनाव के परिणाम स्वीकार करें। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब इसी ईवीएम के इस्तेमाल से संसद में आपके 100 से अधिक सदस्य पहुंच जाते हैं और आप इसे अपनी पार्टी के लिए जीत का जश्न मनाते हैं, तो आप कुछ महीने बाद पलटकर यह नहीं कह सकते कि हमें यह ईवीएम पसंद नहीं है, क्योंकि अब चुनाव के परिणाम उस तरह नहीं आ रहे जैसा हम चाहते हैं। हाल ही में हुए कई राज्यों के चुनाव में हार झेलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी का दावा किया है। With you making an issue out of the EVMs, so long as you do it also when you win. The EVMs can't only be a problem when you lose the election, because they're the same EVMs. So when you get 100+ members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. और इधर दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी और फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। आपने फाइनल लिस्ट में 38 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय समेत कई दिग्गजों के टिकट का ऐलान किया गया। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पारंपरिक नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं सीएम आतिशी कालकाजी से मैदान में इस बार चुनावी हुंकार भरेंगी। मंत्री सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश और गोपाल राय बाबरपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। आपकी आखिरी सूची में ज्यादातर उन प्रत्याशियों के नाम हैं जिन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव जीता था, यानी कि पार्टी ने अपने मौजूदा विधायकों पर ज्यादा भरोसा जताया है। जबकि सीएम आतिशी कैबिनेट के मंत्रियों सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, गोपाल राय और मुकेश कुमार अहलावत का टिकट दोहराया है।
इसके अलावा आपने पार्टी के बड़े चेहरों में से सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक और अमानतुल्लाह खां पर भी भरोसा जताया। इस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। दिल्ली में इतनी दहशत। आम आदमी पार्टी की फाइनल लिस्ट जारी होते ही नई दिल्ली विधानसभा सीट तस्वीर साफ हो गई है। इस बार नई दिल्ली सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल तो कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित को टिकट मिल गया है। वहीं बीजेपी की ओर से पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने अपनी दावेदारी पेश कर दी। अगर बीजेपी उनका टिकट फाइनल करती है तो इस सीट पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का मुकाबला 2 पूर्व सीएम के बेटों से होगा। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। वहीं संदीप दीक्षित अपनी मां शीला दीक्षित के नाम पर वोट मांगेंगे। गठबंधन का तो कभी सवाल ही नहीं था। ये तो खुद ही शगुफा आम आदमी पार्टी बीच में छोड़ती ही रहती थी, क्योंकि उनको डर ये था कि अगर वो अकेले लड़ेंगे तो शर्तिया हार जाएंगे। इसलिए इस हार जो उनके सामने खड़ी हुई, इससे बचने के लिए ये कोशिश कर रहे थे कि कुछ गठबंधन हो, और अच्छा हुआ गठबंधन नहीं हुआ। जहाँ तक केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा बांधने की है, देखो दिल्ली ने इसका जो 10 साल का काम रहा है, जिसने दिल्ली को एक अच्छे शहर से लाके ऐसी जगह खड़े कर दिया है जहां इस सारी दिल्ली की व्यवस्थाएं आज चरमरा गई हैं, वो इसका जो नाकामी का 10 साल रहा है वही इसको हराएगा। हमारा अब काम या हमारा कर्तव्य ये रहेगा या हमारी रणनीति ये रहेगी कि इससे जो निराश और नाराज जो वोटर है वो हमारी तरह आकर्षित हो। इधर रोहिंग्याओं के मुद्दे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने का मुद्दा उठाया। सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बिना किसी जानकारी के दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया। दिल्ली सरकार और जनता को इस मामले से पूरी तरह अनजान रखा गया। सीएम आतिशी ने यह दावा किया कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साल 2022 में स्वीकार किया कि रोहिंग्या को केंद्र सरकार ने बसाया। उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र सरकार इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा करने में विफल रही है। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने दिल्ली में इलीगल इमिग्रेंट्स को, खासकर कि जो रोहिंग्या दिल्ली में आए हैं, उनको बकरवाला में EWS फ्लैट्स में बसाया। ये हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट है। क्या बताता है ये ट्वीट? बताता है कि बकरवाला में EWS के फ्लैट्स में रोहिंग्या इलीगल इमिग्रेंट्स को बसाना भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार का एक कॉन्शियस डिसीजन था। मैं अमित शाह जी से कहना चाहती हूं, जिन जिन रोहिंग्या शरणार्थियों को, जिन जिन इलीगल इमिग्रेंट्स को आपने दिल्ली में बसाया है, उसकी पूरी लिस्ट दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की पुलिस को, दिल्ली के LG साहब को दी जाए। दिल्ली की सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को दिल्ली में बसा रही है, उनको संरक्षण दे रही है, उनका पूरा अरेंजमेंट कर रही है, दिल्ली में अतिक्रमण करवा रही है। और जब हम सदन में मामला उठाते हैं तो हमारे माइक बंद किए जाते। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के नकली वोट आम आदमी पार्टी बनवा रही है, और जब हम उनको रोक रहे तो शोर मचा रहे। एक कॉमन कंसेंसस बनाते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, सदन में प्रस्ताव लाओ, दिल्ली में NRC लागू होनी चाहिए। दिल्ली केजरीवाल जी, दिल्ली में NRC लागू करो, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो और इनको डिपोर्ट करो। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से खबर बताते हैं, जहां पर दलित पुलिस कर्मी की घुड़चढ़ी के दौरान गांव के कुछ दबंगों ने पथराव कर दिया और दलित दूल्हे को घोड़े से नीचे गिरा दिया। दबंग इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने शादी में मौजूद डीजे में तोड़फोड़ की और महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश
जारी है। तो शादी में मौजूद डीजे पर ये सारा मसला हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घुड़चढ़ी के दौरान ये हमला किया गया दलित पुलिसकर्मी पर। घुड़चढ़ी पर गांव के दबंगों ने पथराव किया, महिलाओं के साथ बदतमीजी की, डीजे पर तोड़फोड़ की। शादी में कुछ लोग फरार हैं जिनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही। और बड़ी खबर आपको रीट से जुड़ी हुई बताते चले, क्योंकि आज से रीट परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 15 जनवरी तक आवेदन की आखिरी तारीख है और उसके बाद फरवरी में एग्जाम होगा। रीट परीक्षा के लिए आज से आवेदन होंगे, 15 जनवरी तक किए जा सकेंगे आवेदन। अगले साल 27 फरवरी को एग्जाम और इस बार OMR शीट में 5 ऑप्शंस होंगे। लास्ट डेट के 43 दिन के बाद ही एग्जाम होगा, यानी कि 15 अगर जनवरी बताई जा रही है, उसके बाद जो डेट बताया जा रहा है वो आवेदन के लास्ट डेट के बाद से एग्जाम 43 दिन के बाद होगा। दोनों लेवल के लिए अलग अलग पारी में एग्जाम कराए जाएंगे। और चलिए इसी के साथ ही मारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान का खास कार्यक्रम रहस्य।